और अस्सलाम वालेकुम। 27 दिसंबर पाकिस्तान में हफ्ते की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 28। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने सरपरस्ती की, क्योंकि आज हमने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन जो है वो क्रॉस किया। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, और आज काफ़ी सारी खबरें हैं। एक तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की शहादत को 18 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। उनका ये जो कत्ल था, इसके अंदर कौन कौन मुलव्वस था, कौन कौन से शवाहिद जो हैं वो छुपाए गए, क्या कुछ किया गया, इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन आज हमारे पास कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव आज के लिहाज से स्टोरीज़ हैं, एक के पीछे दूसरी स्टोरी है। कोशिश करेंगे व्लॉग का पेस फास्ट रखें ताकि सारी स्टोरीज आपके सामने रख सकें। तो जो पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो आप कहीं और से नहीं सुनेंगे, वो स्टोरी है हाफिज़ दवाखाना की। जी हाँ, हाफिज़ दवाखाना ने यह फैसला किया है कि तमाम जितने भी उनके छोटे छोटे हकीम थे, जो माजून बनाता था, कोई अतरीफुल इस्तोखुदूस बनाता था, तो कोई गौज़बान का शरबत बनाता था, तो कोई लोगों का इलाज करता था डंडे से, कोई किसी चीज़ से। तो अब हाफिज़ दवाखाना ने यह फैसला किया है कि उन्हें किसी पर भी एतबार नहीं है, तमाम पोजीशंस के लिए नए लोग अपॉइंट किए जाएंगे। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, जी हाँ। वो भले कोई DGC हो, वो भले कोई DGMI हो, वो भले कोई DGISI हो, तमाम लोगों के ऊपर इस वक्त जो है, ये हमारे ज़राए क्लेम कर रहे हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ज़ाहिर है आपने इस बात को समझना है कि ये कोई ऐसी खबर नहीं जो हो चुकी है। खबर असल में वो होती है जो हो चुकी हो और उसके बारे में आप बता रहे हो। ये जो मुस्तकबिल होता है, ये प्रिडिक्शन होती है, और आपके जो ज़राए कहीं पर प्लेस्ड होते हैं, वो अपना एनालिसिस और जो वो रीड कर रहे होते हैं, जो कुछ उनके सामने हो रहा होता है, उसकी बुनियाद पर वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो हमारे ज़राए हैं वो बहुत ही वेल प्लेस्ड है। आपको पता है कि अगर वेल प्लेस्ड ना हो तो मैं अफवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। ये अफवाह से ऊपर की कैटेगरी की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। ज़राए बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि हाफिज़ दवाखाना वाले जो हैं, उनका एतमाद जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। जो बंदे उनके साथ काम करते रहे हैं सारे के सारे, उन्हें लगता है कि किसी ना किसी तरह से या तो कोई कंप्रोमाइज़ हो गया है या कंट्रोवर्शियल हो गया है। दोनों सूरतों में वो उनके काम के नहीं रह गए, क्योंकि उनको 5 साल की अगली फ्रेश एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट जो भी आपने कहना है वो मिल चुकी है। और ज़्यादातर लोग जो इस वक्त उनके साथ काम कर रहे हैं, वो मेरे जो सोर्स थे उनका लफ्ज़ ये था कि अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर चुके हैं। मसलन उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सेक्टर कमांडर है, हालांकि वो निचली लेवल के ऊपर है, उनकी तब्दीली की बात या उनकी जगह नए बंदे तो आने ही आने हैं, वो तो ब्रिगेडियर लेवल के हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि शायद पाकिस्तान की तारीख में जब से ISI के सेक्टर कमांडर्स लगना शुरू हुए हैं, इस्लामाबाद सेक्टर पर जो ब्रिगेडियर फ़हीम है, वो शायद सबसे तवील अरसे तक सेक्टर कमांडर के तौर पर बैठे हैं। जब मिलिट्री के अंदर जो लोग मिलिट्री को समझते हैं, स्पेशली आर्मी के मामलात को और फिर ISI के, इतने लंबे अरसे तक कोई सेक्टर कमांडर रह जाए तो फिर वहाँ पर कई मसाइल भी जन्म लेते हैं। फिर पीछे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी दबाव होता है, क्योंकि उन्होंने भी प्रमोट होना है। अब जब हाफिज़ दवाखाना वालों ने अपनी एक्सटेंशन ले ली, मतलब कि 5 साल और ले लिए, तो ऊपर तो कई लोगों का हक मारा गया, वो तो नाराज़ ही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो जनरल ज़ियाउल हक हों, जनरल अयूब खान हों, और या वो जनरल मुशर्रफ हों, जितने भी लोग जिन्होंने लंबा खेला है, वो तमाम के तमाम लोग फिर करते क्या हैं कि उनके जो इमीडिएट लोग होते हैं उनके बाद उनका तो हक वो खा चुके होते हैं, तो उनसे वो जान छुड़वाते हैं और नीचे से फिर लोगों को कल्टीवेट करते हैं ताकि वो उनके साथ लॉयल रहें और उनकी डायरेक्टली उनके ऊपर कोई गुस्सा ना हो। क्योंकि अगर आप कोई ब्रिगेडियर लेवल पर है, मेजर जनरल लेवल पर है, और उसको ये प्रमोट करके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल बनाते हैं या मेजर जनरल बनाते हैं, तो जाहिर है उनका आर्मी चीफ बनने का अभी इस्तेहकाक नहीं है और ना ही मजरूह हुआ है, इसलिए उनको इन पर गुस्सा नहीं होगा। तो हमारे जो सोर्सेज हैं, जो हमारे ज़राए हैं, या आप कहें कि सूत्रों के अनुसार हमारे पास ये खबर है, ये उलट भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कुछ होता है जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसमें कई करवटें अभी ली जाएंगी, कई लोग कामयाब होंगे, कई लोग अपनी लॉबिंग करेंगे। ये जो 3-4 मैंने ऑफिसर आपको बताए हैं, इनमें लोग लॉबिंग भी करेंगे, हो सकता है कोई कामयाब हो जाए। कामयाब हो गया तो हमारी खबर गलत हो जाएगी फिर वो। लेकिन इस वक्त जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हाफिज़ दवाखाना वालों का मुकम्मल तौर पर एतमाद मौजूदा जो लोग हैं इनको कंटिन्यू करवाने पर उठ चुका है, मतलब वो कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते। इनको हो सकता है और पोजीशंस के ऊपर भेज दिया जाए और यहाँ पर नए लोगों को लाया जाएगा, और उसके लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं।
इस वक्त हेड हंटिंग हो रही है और लगातार इस चीज़ के ऊपर एफर्ट बहुत ही जो करीबी लोग हैं, वैसे तो इस वक्त मेरे ज़राए ने कहा कि कोई भी करीबी नहीं है, किसी पर भी एतबार नहीं रहा, लेकिन जो भी बहरहाल इस वक्त सिस्टम होगा जहाँ से हेड हंटिंग हो रही होगी, मतलब इंटरव्यूज़ होकर लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा होगा, एवेल्युएशन की जा रही होगी, तो वो की जा रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो हमारे ज़राए हैं इनकी खबर कितनी दुरुस्त साबित होती है। जो भी हुआ हम खुलूस नीयत से आपके सामने ये रखेंगे। 100% इसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। दोबारा आपको बताया कि ज़राए बहुत ही ज़्यादा वेल प्लेस्ड हैं, उनकी ये खबर है। अब आगे चलते हैं। अगली स्टोरी जो है वो इससे भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है हमारे पास, और उसके अंदर एक के अंदर कई स्टोरीज हैं, और ये भी एक आज की हमारी एक्सक्लूसिव खबर है आपके लिए, और वो है फॉरेन ऑफिस की बेचारे के साथ जो कुछ हुआ है यूएई के सदर के दौरे पर। अब ये ध्यान में रखिए कि जो सेक्रेटरी खारजा होते हैं उनकी अगर किसी और सेक्रेटरी खारजा या किसी और ओहदेदार से मुलाकात हो, तो जो फॉरेन ऑफिस होता है शायद पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी या किसी ब्यूरोक्रेसी में भी सबसे ज़्यादा जो डिसिप्लिन्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड कोई अगर इंस्टीट्यूशन होता है तो वो किसी भी मुल्क का फॉरेन ऑफिस होता है, क्योंकि वहाँ आप फॉरेन पॉलिसी को डील कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, गलती की गुंजाइश से कौमी हजीमत होती है, इसलिए बहुत नाप तोल के छान फटक के आप कदम उठाते हैं। अब जो फॉरेन ऑफिस है, अगर मिनिस्टर की मीटिंग हो तो उसकी और भी उसका प्रोटोकॉल होता है और तमाम चीज़ें पहले से तय होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामला ये निकला कि एक मुल्क के सदर आ रहे थे और फॉरेन ऑफिस को कुछ मालूम नहीं था। इस खबर के हम मुकम्मल पीछे खड़े हैं और पूरी जिम्मेदारी से आपको यह खबर दे रहे हैं कि यूएई के जो सदर आ रहे थे वो चंद घंटे के लिए आए, एयरपोर्ट के ऊपर आए, वहीं से चल दिए। आरफा नूर बहुत ही पाकिस्तान की मायानाज जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट जो जर्नलिज्म की इस वक्त की ब्रीड मौजूद है उनमें से एक आरफा नूर है। बड़ा एक उजला चेहरा पाकिस्तानी सहाफ़त का, आल्दो कि वो हमारी जमात के ऊपर कई दफ़ा बहुत क्रिटिकल भी रहती हैं, लेकिन उन पर कोई भी लफाफा सहाफ़त का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। बायस तो अपनी अपनी हर इंसान की होती है, उसकी आइडियोलॉजी की, उसकी सोच की, तो उस एतबार से तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी में एक ट्वीट किया कि वो आए, उन्होंने देखा और वो चल दिए। मतलब उन्होंने आए, देखा और चल दिए, और उन्होंने कुछ नहीं किया यूएई के सदर के बारे में। लेकिन अब हम ज़राए से जो आपको खबर दे रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस बेचारा कमला हुआ फिर रहा था। कभी आपने पुराने मॉडल का कोई लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट करके देखा जिसमें विंडोज़ आपने हैवी इंस्टॉल कर दी हो, तो वो फिर जब रीस्टार्ट आप करते हैं, रीबूट करते हैं, तो वो कमला ही हुआ फिरता है, उसको समझ नहीं आती, उससे लोड ही नहीं हो पाती विंडोज़ के, उसने अपना काम कैसे शुरू करना है। तो फॉरेन ऑफिस की क्योंकि जिम्मेदारी होती है तमाम हेड ऑफ स्टेट का जो प्रोटोकॉल और तमाम चीज़ें होती हैं उनको रखना, और उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने शहर से बाहर आना है तो कहाँ मीटिंग होनी है, क्या कुछ होना। बहुत उन्होंने कोशिशें की कि वो कहीं ना कहीं से सुनगुन लें, लेकिन सब लोग उनको आंखों के इशारे से ये बता रहे थे कि हाफिज़ दवाखाना, कि जो भी हो रहा है हाफिज़ दवाखाने से हो रहा है, और ये ना हो कि आपको अगले तरीफल इस्तो खुदूस का पूरा चम्मच गर्म दूध के साथ खिला दें। इसलिए फ़ौरन ऑफिस को यही मशवरा दिया गया कि आप खामोशी ही इख्तियार रखें, जब आपको कुछ बताना होगा अगले बता देंगे। तो यूएई के सदर का पाकिस्तान आना, और आरफा नूर साहबा के कहने के मुताबिक वो आए, उन्होंने देखा और वापस चल दिए। इस सब के अंदर फॉरेन ऑफिस को ना इन्वॉल्व किया गया, ना उनकी इन्फॉर्मेशन में कुछ था, ना उनको मालूम था कि वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे या नहीं। तो ये हालात थे इस दौरे के सबसे पहले तो। अब आगे आपने पंजाबी की एक मिसाल सुनी होगी कि बेटियां साझी होती हैं, आज उसकी मिसाल भी कायम करेंगे क्योंकि बेटियां तो साझी होती हैं। तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी बेटी का निकाह बताया जा रहा है कि कल था, जिस पर तशरीफ़ लेकर आए जो यूएई के सदर थे, उस निकाह के लिए तशरीफ़ लाए। हमने ये खबर आपके सामने रखी थी, उसके बाद फिर हमारी खबर के बाद ये खबर रावी जो आजकल दोबारा बेचारा कल से ये खबर उन्होंने भी टेलीविज़न पर दे दी, तो उनका बुरा हाल किया गया, वो आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन बहरहाल कल निकाह था उनकी बेटी का, हमारी तरफ से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बेटियां साझी होती हैं, हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनकी बेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी दिली दुआएं। और साथ साथ उनसे ये इल्तमास कि जैसे हम आपकी बेटी को अपनी बेटी समझते हैं और ये कहते हैं कि बेटियां साझी होती हैं, तो आज मुझे अपनी बेटी याद आई, मतलब अपने बहुत ही प्यारे दोस्त मियाँ असलम इकबाल की बेटी याद आई। जब उसकी शादी थी तो जिस तरीके से आपकी रजीम ने, जाहिर है आप ही के अहकामात पर, उनकी बेटी की जो शादी के सारे इंतजाम थे उनको तबाह बर्बाद किया था, उनका जहेज़ लूटा गया था, घर के अंदर औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई थी, बच्चों को हरासा किया गया था। मियाँ असलम इकबाल जो है वो शादी पर शरीक नहीं हो सके थे। और ये एक कहानी है, ऐसी लातादाद कहानियाँ हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे साथ उन्होंने काम किया, हमारे दोस्त हैं, तो मुझे वो एक सानहा था वो याद आ गया कि हमारी बेटियों को जो है वो आपने बेटियाँ नहीं समझा। अल्लाह आपको तौफीक दे, कुरान करीम की आप आयात पढ़ते हैं, उनके तर्जुमे भी करते हैं, तो आपको अल्लाह तौफीक दे कि आप दूसरों की भी बहन बेटियों को वैसा ही समझे जैसे हम आपकी बहन और बेटी को समझ रहे हैं, और दिल से दुआ दे रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि बेटियां साझी होती हैं।
इसके साथ ही अगली खबर जो जनरल कियानी की बेटी की शादी के बारे में कहा जा रहा है, अब ऐसा ही होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है जिसमें तमाम लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी बेटी की शादी है। आल्दो उन्होंने भी कोई किरदार नहीं अदा किया, दूसरों की बेटियों के साथ जो सारा जुल्म हो रहा था, सीनियर आर्मी जनरल थे, बोल सकते थे, जाहिर है बोल सकते थे, खत लिख सकते थे, या जिसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ होता उसके घर जा सकते थे उसको पुरसा देने के लिए जिसके साथ कोई ज्यादती हुई, लेकिन वो खामोश रहे। लेकिन उनकी बेटी की शादी है तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। अगली खबर यह है कि 28 तारीख को सुना है कि वलीमा है, जो आसिम मुनीर साहब की बेटी का निकाह हुआ है, उनका गालिबन जो वलीमा है वो 28 तारीख को इजराई क्लेम कर रहे हैं। जाहिर है हमारे सामने कोई डॉक्यूमेंट तो ऐसा नहीं है कि हम आपको हतमी तौर पर बता सकें। 28 तारीख भी कौन सी दूर है, कल है, पता चल जाएगा ऐसा है या नहीं है। अच्छा जी, फिर वापस आते हैं फॉरेन ऑफिस को, क्योंकि कुछ पता नहीं था और वो आए, उन्होंने देखा और वो चल दिए आरफा नूर साहबा के बकौल। उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस को अचानक ढूंढा गया, मतलब फॉरेन ऑफिस को कहा गया कि ज़रा ये अलामियाँ जारी करें। और जाहिर है जब आप अलामियाँ जारी करते हैं तो फॉरेन ऑफिस और उनकी एम्बेसी और उनका फॉरेन ऑफिस आपस में कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि सारा कुछ हाफिज़ दवाखाना वाले कर रहे थे और उधर से ही सारे इंतजाम थे, उन्हीं को पता था। सिर्फ उन्होंने बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाएं और ये लोग वहाँ पर पहुंच जाए, इससे ज़्यादा इन बेचारों को और कुछ पता नहीं था। तो जो आप इनके लते लेते रहते हैं, इनको बिल्कुल इनके ऊपर आप जो जुल्म ज़्यादती करते हैं वो इनको कुछ पता नहीं था। और फिर जो फॉरेन ऑफिस था उन्होंने अलामिया जारी कर दिया और मतलब उनकी जिम्मेदारी बेचारों की लगी और उन्होंने जल्दी जल्दी जो भी वो कर सकते थे कर दिया। उसके बाद रावी फिर गंदा हो गया, फिर गंदा मीन खबर हमने भी दी थी। उसके बाद रावी साहब ने भी ये चैनल पर एक पर बैठकर ARY पर खबर दी थी और कहा था कि जो UAE के सदर हैं वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब के घर का जो फंक्शन, वही जो उनकी बेटी के निकाह के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ उसमें शिरकत के लिए आए थे, ये कोई सरकारी दौरा नहीं था और सब कुछ। अब जाहिर है इस पर हाफिज़ दवाखाना वाले बहुत नाराज़ हुए। रावी साहब को फिजिकल तो नहीं, वर्चुअल चपेड़ें करवाई गई। वर्चुअल होती हैं फ़ोन के ऊपर गालबंदा करना, तो वो गालबंदा किया गया और उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास करते रहते हो तुम। तो बहरहाल क्योंकि उन्हीं का बंदा था, कितना वो ज़्यादा उसको कर सकते थे, इतने गंदे काम भी उन्होंने उनके लिए किए हुए हैं। तो उनकी झाड़ पूंछ की, तो फिर उन्होंने एक ट्वीट बेचारों ने जारी किया रावी साहब ने और ये कहा कि मैंने कल मेरे से गलती होगी। बात ऐसी, बात फिर वही कर दी कि आए वो थे उधर उस काम के लिए भी आए थे, लेकिन सरकारी दौरा भी था साथ, तो अब वो बात बनती नहीं ना। ये वही एहसन इकबाल साहब वाली बात कि आप काला चश्मा लगा के भले फिरें, सबको पता है कि आपके साथ तफड़ तोड़ा जो है वो घर पर हो चुका है। कहा कि सर हमारा ओपिनियन ये है कि ये ना दिया जाए, क्योंकि ये इससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। कोई ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी उन्होंने की नहीं, अदालत में जाकर बैठे, अदालतें वैसे भी पब्लिक होती हैं, कोई भी जा सकता है। तो जब ये मशवरा दिया तो उन्होंने आगे से उन्हें कहा कि आपको सिर्फ अंग्रेज़ी तब्दील करने की इजाज़त दी है, बाकी मशवरे ना दें, लिफाफा खोलें, अंग्रेज़ी बदलें जो बदलनी है और डिमार्च करें। तो बुलाकर फिर नॉर्वेजन जो एम्बेसडर थे उन्हें डिमार्च किया। उन्हीं ज़राए से जब हमारी आगे बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर ये बात थी तो आपने कल ये बरतानिया के सफ़ीर को, सफ़ीर तो यहाँ नहीं थी, जो उनके डिप्टी थे, उनको आपने कैसे डिमार्च कर दिया? वो तो बनता भी नहीं था, वो खातून बदवा दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली दोबारा हमने बड़ी ही नहीफ आवाज़ में दोबारा से ये अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि सर इस पर डिमार्च बनता नहीं, उनकी पुलिस इंडिपेंडेंट है और जो भी हमने करना है हमारा सफारत खाना वहाँ कर सकता है, आप हमें बताएं, हम कोऑर्डिनेट करते हैं और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उनकी पुलिस के साथ बात करके तो इस केस को शुरू करवाएं या जो भी होना है, लेकिन डिमार्च ना करें। फिर उनको यही बताया गया कि जितना कहा जाता है उतना काम करें। तो फॉरेन ऑफिस के वो जो ऑफिसर थे, जाहिर है वो मैं यही कहूँगा कि वो थोड़ा दिल भी टूटा हुआ था उनका, तो वो थोड़े टूटे दिल से मुझे बता रहे थे कि अब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमें जो कहा जाता है हम तो वही करते हैं, ये उनका क्लेम था। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है, ये तो खैर हो गया जो कुछ होना था, दोनों मुल्कों के साथ डिमार्च भी हो गए और सारी चीज़ें, फॉरेन ऑफिस का क्या उन्होंने बुरकस निकाला। अब अगली खबर आपको एक और देते हैं। कल से मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी लगे हुए हैं, सब मरियम नवाज़ पर लगे हुए हैं धड़ाधड़, और जाहिर है कुछ हरकतें की भी, जैसे अज़मा बुखारी ने, आपको याद ही होगा रेमंड डेविस साहब की भतीजी हैं वो, रेमंड डेविस साहब को छुड़वाया था उनके वालिद मोहतरम ने पाकिस्तान से, तो उस रिश्ते से वो भतीजी लगती हैं उनकी। तो वो जो अज़मा बुखारी साहबा हैं, उन्होंने कल एक तो जंगली कह दिया, फिर कहा कि मंशियात लेके आ रहे हैं कि नहीं, फिर सवालात भी वही पूछवा दिए, लेकिन वो फिर हमें ऐसा ही लगा कि जो ये बातें कह रही हैं वही बातें तो बाद में सहाफ़ियों ने कही, तो ये इन्होंने कहलवाई। ऐसा नहीं था। अब समझ आई कि अज़मा बुखारी से भी कोई और कहलवा रहा था। अब हमें हमारे ज़राए ने बहुत ही मुस्तनद खबर दिया और इस खबर के पीछे भी हम खड़े हैं। लाहौर के किसी सहाफ़ी को कह दें कि वो प्राइवेसी में, स्क्रीन पर तो बेचारे नहीं कर सकते, प्राइवेटली आपसे बात करते हुए जो जय्यद सहाफ़ी हैं वो इस खबर को डिनाई कर दें जो हम देने लगे। खबर यह है कि कल जो पंजाब असम्बली थी उस पर बाकायदा जो ISPR का सेक्टर है उन्होंने कब्जा किया हुआ था। अच्छा, जैसे ISI का सेक्टर कमांडर होता है, ऐसे ही लाहौर में ISPR का भी एक सेक्टर कमांडर होता है।
मतलब कि उनके भी सेक्टर के एक ब्रिगेडियर साहब लाहौर में बैठते हैं। तो कल उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर आप समझें कि इस सारे मामले को देखा जा रहा था। एक मेजर, जाहिर है बीच में चिड़ियाघर वाले भी होंगे ज़रूर, ये नहीं कि नहीं होंगे, और एक मेजर साहब एंट्री को कंट्रोल कर रहे थे। वायरलेस वाले बंदे जो जाहिर है इधर ISPR या ISI के वो गेट पर खड़े थे वहाँ पर। हमारे ज़राए क्लेम कर रहे हैं कि जिस बंदे को भी अंदर भेजना था पीछे से मेजर साहब बताते थे, उनके वहाँ बंदे खड़े होते थे गेट के ऊपर और वो आगे बताते थे और बंदों को अंदर भेजा जाता था। इंतज़ाम क्या था? 3 सवाल थे, वही 3 सवाल जो DG ISPR साहब ने पेशावर जाकर किए थे। सवाल क्या थे? स्मगलिंग, याद है ना आपको, टेररिज्म और नेक्सस, वो जो सियासी टेररिज्म और क्रिमिनल नेक्सस, याद है ना, वो जो वहाँ पर जाकर DG ISPR बात करते थे, वही बात करनी थी। क्या आप स्मगलर हैं? क्या आप चर्च को स्मगल करते हैं? और क्या आपने लाहौर की बत्तियां देखी? मतलब कि वही बात जो DG ISPR की, पेशावर के अंदर KPK के अंदर गवर्नेंस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। वही DG ISPR के तीनों सवाल जो हैं, ये टाउट नमा जिनको सहाफ़ी बनाकर भेजा गया था वो अंदर पूछ रहे थे। आप और हम सब ने डंडा उठाया हुआ है बाजी मरियम के पीछे और नून लीग के पीछे। उन बेचारों की कहाँ औकात है ये सब कुछ करने की? वो अपनी मर्जी से जूतों के साथ, मतलब ड्रेस के साथ जूते का रंग तो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकती हैं, और लिपस्टिक डार्क रखनी है या थोड़ी लाइट रखनी है ये हमारी बाजी चूज कर सकती हैं, और कौन सी कनीज साथ चलेगी, आहो नहीं आहो वाली जो उनका बैग पकड़ेगी, ये उनकी चॉइस है। इससे आगे उनकी कोई चॉइस नहीं है। वो रिमोट कंट्रोल के ऊपर एक बारबी डॉल है जो चल रही है और उनको चला कोई और रहा है। माजरत इस लफ्ज़ पर, अगर कल को कोई ये ना कह दे औरत काटना इस पे निकाल ले, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, सिर्फ एक एक्सप्रेशन के तौर पर कहा है। तो अब असम्बली के ऊपर मुकम्मल कब्जा था। मेजर साहब एंट्री करवा रहे थे, मकसद सोहेल अफरीदी साहब से बदतमीजी करनी थी। सवाल वो 3 ही पूछने थे, आप स्मगलर हैं, क्या आप चर्च साथ लाए हैं, बत्तियां देखें, यहाँ की डेवलपमेंट देखें, और वहाँ आपने कुछ नहीं किया। ये 3 सवाल थे, और जो जाहिर है टाउटनुमा सहाफ़ी थे उनसे पूछवाए गए। जो लाहौर के सहाफ़ी हैं वो सारे बहुत परेशान हैं इस पर। मैं, क्योंकि मैंने लाहौर में काम किया हुआ है चीफ मिनिस्टर के साथ, बड़े तगड़े हैं जो बीट रिपोर्टर्स हैं लाहौर के सारे। मैं अब उनके नाम लूंगा तो वो बेचारे मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस्लामाबाद में भी सहाफ़ी तगड़े हैं, मैं बीट रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन लाहौर में भी बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं और अपना काम बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन उनकी जो हजामत बन रही है कल से पूरे पाकिस्तान के, मतलब सहाफ़ी जो है, कल हमने अयाज खान साहब बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आपके सामने रखी थी, बाकी बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी जो कुछ कह रहे हैं, लाहौर के सहाफ़ी बेचारे माफ़िया मांग रहे हैं कि ये हमने नहीं किया, क्योंकि असल में उनका कसूर नहीं है। जो वाकई जेन्युइन सहाफ़ी हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो तो वहां जेन्युइन ही सवाल पूछने गए थे, और पूछते भी ये तो किसी और के भेजे हुए थे, और किसके भेजे हुए थे हमने आपको बता दिया। तो वो बेचारे कल से अब अपनी सफाइयां दे रहे हैं और उनकी बड़ी हजीमत कर दी। अच्छा जी, अभी तक जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो तब तक सोहेल अफरीदी साहब को जेल में मिलने की इजाज़त नहीं मिली कोट लखपत में, और हालांकि 24 तारीख का मरासला भी भेजा हुआ है, और जो होम डिपार्टमेंट है वो खुद मान चुका हुआ है अपने खत में कि सोहेल अफरीदी साहब जो है उन्होंने जेल जाना है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इजाज़त नहीं मिली। लेकिन वो घरों में ज़रूर गए हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पहुँचे, वो यास्मीन राशिद साहबा के घर पहुँचे, वो सेनेटर एजाज चौधरी साहब के घर पहुँचे, वो उमर चीमा साहब के घर भी जाना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया, क्योंकि उमर चीमा कैंट के अंदर रहते हैं। तो जो वहाँ फौजी अफसर हैं कैंट को जो हैंडल करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, सोहेल अफरीदी अपने लोगों के साथ यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। अब देखते हैं, हो सकता आने वाले वक्त में उन्हें इजाज़त दे दी जाए, लेकिन अभी तक सोहेल अफरीदी हर सूरत जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुझे किसी भी जगह जाने के लिए वीज़ा दरकार नहीं है, मेरे लिए कोई जगह भी इलाका गैर नहीं है कि आप मुझे नहीं जाने देंगे। तो अभी उनका स्टाफ कोऑर्डिनेट कर रहा है, देखते हैं कि उन्हें इजाज़त मिलती है कि नहीं। फिलहाल तक जो फौजी अफसर हैं कैंट के, उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी, वो अभी तक नहीं जा सकते। बाद में वो मियाँ महमूद रशीद साहब के घर भी जाएंगे, और फिर आज शाम को उन्होंने जो फूड स्ट्रीट है लाहौर की, वहाँ पर उन्होंने खाना खाना था या खाना खाना है। अब देखते हैं कि उसको बंद तो नहीं करवा दिया जाता कहीं, उनका भी बेचारों के साथ जुल्म करेंगे अगर बंद करवाएंगे, क्योंकि उनकी लाखों की दिहाड़ी लगेगी। वैसे भी सैटरडे है, आज रश होता है, फिर ऊपर से इन्होंने जाना है, तो अब बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे, खाने के ऑर्डर होंगे। तो देखते हैं उन बेचारों के रिस्क पर ये टांग मारते हैं, ये क्या करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये गवर्नमेंट जुल्म तो करती है मेहनत कशों के ऊपर, तो ये फूड स्ट्रीट में जब वो जाएंगे तो ये भी आपके सामने सूरत हाल रख देंगे। अब ज़रा आखिर पर व्लॉग ख़त्म करने से पहले, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी 2007 में, और 18 साल हो गए हैं इस सारे वाक़े को। 27 दिसंबर आज उनकी बरसी है, और जो उनके सारी उम्र उनको उनके बारे में गलाज़तें बकते रहे, आज उन्हीं के साथ वो गवर्नमेंट के अंदर है। इन 18 सालों में पिछले कई सालों से तो हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, केस ही नहीं लगा। कई इंक्वायरीज हुई, UN भी आया, स्कॉटलैंड यार्ड भी आया, पुलिस भी पता नहीं 7 बार चालान तब्दील हुए, अदालतें तब्दील हुई, कोई फैसला नहीं हुआ।
इनकी बीच में दूसरी तीसरी हुकूमत, मीन अपनी हुकूमत तो चले नहीं, लेकिन सदर तो हैं जरदारी साहब, पहले इनकी पूरा 5 साल हुकूमत रही है इनकी, तो इनकी दूसरी तीसरी हुकूमत भुगत रहे हैं। ये सिंध में लगातार इनकी हुकूमत है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को किसी किस्म का कोई इंसाफ मुयस्सर नहीं आया। क्राइम सीन जो कुछ अनहोनियां हुई वो एक दो आपके सामने रख देता हूं, जिससे नजर आता है कि कत्ल करने के फौरन बाद ही ये फैसला कर लिया गया था कि उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलना। यूएन की जो यूएन की और स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आई, उन्होंने भी यही कहा था कि ये आपने क्या किया था, लेकिन उन्होंने फिर लिख दिया था कि ये जानबूझ के किया गया था और इसके अंदर क्रिमिनल इंटेंट थी। जो जाए वकुआ था उसको धो दिया गया था पानी से, ताकि तमाम सबूत मिट जाए, किसी को कुछ पता ना चले। उसके बाद जो दूसरा काम है, जो उनका उनका जाहिर है उनका पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया था। जरदारी साहब ने कहा कि मैंने नहीं करने देना। अब कुछ लोग ये तज्जिया और तबसरा करते हैं कि जिन्होंने वो जगह धोई थी उन्होंने ही जरदारी साहब से ये बात भी करवाई थी, या उनकी मंशा थी इसके पीछे के पोस्टमार्टम ना हो और पता ही ना चले कि उनका कॉज ऑफ डेथ क्या था, गोली लगने से था या धमाके का जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से था। फिर उनके जो बॉडीगार्ड थे मेन, खालिद शहनशाह, वो स्टेज के ऊपर खड़े उनकी शहादत से ज़रा पहले बड़े ही फ़ाउल किस्म के इशारे कर रहे थे, बड़े ही वियर्ड किस्म के। और उसके बाद बेनज़ीर साहबा की शहादत के चंद महीनों के बाद उन्हें कराची में कत्ल कर दिया गया था, तो वो भी फारिग हो गए, उनका भी कोई पता नहीं चला कि कैसे कत्ल किया, किसने किया। फिर जो उनकी बैकअप गाड़ी थी जिसमें रहमान मलिक साहब थे मरहूम, वो बैकअप गाड़ी जो है वो उनको छोड़ के भाग आई। जब बेनज़ीर साहबा के साथ ये सब कुछ हुआ तो हमेशा जो बैकअप गाड़ी होती है वो जाकर उठाती है, वो होती बैकअप इसलिए। तो जो क्योंकि उनकी गाड़ी के तो टायर वायर सब कुछ उड़ गए, तो जो बैकअप गाड़ी थी उसने जाके मोहतरमा को निकाल के तो लेके जाना था हॉस्पिटल, वो वहाँ से खुद ही भाग आए। उन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा कि बेनज़ीर साहबा के साथ क्या हुआ। और ज़ाहिर है नाहिद खान साहबा ने कल जो इमरान खान साहब के हक़ के लिए भी बोली हैं, जिस पर हमने उनका शुक्रिया अदा किया था, उन्होंने इस पर बड़े सवालात उठाए थे, लेकिन आज तक किसी ने उस पर जवाब नहीं दिया। ISI चीफ ने उन्हें वार्न किया था कि ये आपके ऊपर ऐसा धमाका हो सकता है कि जिसमें कोई खुद को बम बांध के उड़ा देगा। और जो जितने भी हेल्पर्स थे जिन्होंने असैसिनेशन में हेल्प की थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, वो एक मिलिट्री इनकाउंटर में मारे गए, मतलब वो सबूत भी सारे ख़त्म हो गए, वो जिंदा ही ना रहे। गवर्नमेंट ने क्विकली बैतुल्ला महसूद को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बगैर ही जो है वो कह दिया कि इसने ये सब कुछ करवाया है। जो UN का यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव टीम आई थी, उन्होंने कहा कि ये लग रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, जो सब कुछ ये इतनी जल्दी जल्दी किया कि बैतुल्ला महसूद पर डाल दिया। ये सब कुछ जो था ये जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया सब कुछ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वाज़ेह है कि ना ही उनको इंसाफ देना था, ना दिया गया। 18 साल गुजर गए, हुकूमतें आईं, उनका बेटा भी, उनके शौहर भी नारे उनके नाम पर मारते हैं, वोट उनके नाम पर लेते हैं, लेकिन उनको इंसाफ दिलवाने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। खबरें और भी थी, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका